साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में असल में रिजर्वेशन कोटा होता है। किसी रंग के कितने खिलाड़ी खेलेंगे वो पहले से डिफाइंड होता है। कई लोग उसका मजाक बनाते हैं, कई लोग कहते हैं ये गलत है, कई लोग कहते हैं ये एक अच्छा तरीका है जहां से हर एक वर्ग के लोग उस टीम में खेल पा रहे हैं। इसी से सवाल उठता है, क्या भारतीय सिस्टम जो रिजर्वेशन का है वो सही है या गलत है। एक आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में आया और कई जगह पे इससे पहले डिस्कशन हुई है, इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, जो रिजर्वेशन के बारे में बार बार बातें की गई। फॉर एग्जाम्पल अभी हम रिसेंटली देखें तो मराठा रिजर्वेशन को लेकर बहुत माहौल गर्म है, मराठास आरक्षण मांग रहे हैं। इसके अलावा जो गुर्जर कम्युनिटी के लोग हैं वो आरक्षण मांग रहे थे। अलग अलग कम्युनिटीज ने, अलग अलग वर्ग के लोगों ने अपनी रिजर्वेशन मांगा और उनका कहना यह है कि वो बहुत बैकवर्ड है तो उन्हें उनके सोशल बैकवर्डनेस की वजह से आरक्षण मिलना चाहिए। और उनमें से कई ऐसे कास्ट ग्रुप हैं जो असल में काफी स्ट्रांग है अपने रीजन में। तो क्यों भारत में रिजर्वेशन की डिमांड होती है और क्या रिजर्वेशन सक्सेसफुल हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या लगातार जैसे सदाशिव कमीशन है जहां उसकी बात की गई है, या अलग अलग मराठा गवर्नमेंट का कहना है कि वो मराठास को रिजर्वेशन देंगे, सुप्रीम कोर्ट में वो केस जा चुका है। इज इट इवन अ रियलिटी, इज इट इवन पॉसिबल कि सबको अकोमोडेट किया जाए। जैसे पीपल विद डिसेबिलिटीज का भी जो रिजर्वेशन कोटा है वो बढ़ाने की बात की जा रही है, अलग अलग कम्युनिटीज डिमांड कर रही हैं। तो क्या भारत का रिजर्वेशन जस्टिफाइड है, क्या वो सही है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक बहुत बड़ी डिबेट होगी। लेकिन एक आर्टिकल आया है जहां बात की गई है कैसे भारत में रिजर्वेशन व्यवस्था को रीडिजाइन करने की जरूरत है। इन्होंने इसको कंपेयर किया है अमेरिका की एफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के सिस्टम से। अब देखिए, भारत में रिजर्वेशन ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है। रिजर्वेशन की वजह से एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी, एक बहुत बड़ा तबका जिसको कभी भी जगह नहीं मिली थी, जो हाशिए पे था, वो मेन स्ट्रीम में आया है। उसकी कैपेसिटी बढ़ी है, वो बेहतर स्थिति में पहुंचे हैं और वो आज इस लेवल पे आ चुके हैं जहां उनकी भी भागीदारी भारत की चुनाव व्यवस्था में, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में, भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम में उनकी भागीदारी बढ़ी है। एक बड़ा वर्ग जो इससे अछूता था अब वो मुख्य धारा का पार्ट बन चुका है। लेकिन क्या जो सिस्टम है वो परफेक्टली काम कर रहा है? देखिए, जो इस आर्टिकल में बात की गई है वहां ये बोला गया है कि लगातार हम देख रहे हैं रिजर्वेशन की डिमांड्स बढ़ती जा रही है। और इन्होंने बोला कि मुख्य रूप से ये भी देखा जा गया है कि भारत में ब्रॉडली अराउंड 70% लोगों से जब पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हाँ, रिजर्वेशन एक अच्छी चीज है क्योंकि इससे सही में लोगों को एक मौका मिला है मुख्य धारा से जुड़ने का। रिजर्वेशन किस लिए दिया जाता है भारत में? क्योंकि जो लोग सोशली डिसएडवांटेजेस हैं, जिनको वर्षों तक सामाजिक रूप से जिन्होंने अवहेलना झेली, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई। कई लोग ऐसा कहते हैं कि 10 साल में इसको अबॉलिश करने के लिए बी आर अम्बेडकर ने कहा था, ऐसी कुछ बातें होती हैं, पर मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए तो इसमें भी कुछ मिथक है जो रियल नहीं है। भारतीय रिजर्वेशन व्यवस्था के अंदर हुआ क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को पहले ये सुविधा दी गई और उससे फायदा ये हुआ, असल में एक सुविधा भी नहीं है, ये उनका हक था। इससे हुआ ये कि मुख्य धारा में वो जुड़ते चले गए। एक बड़ा वर्ग भारतीय समाज का कभी भी मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाया था क्योंकि दिक्कतें आ रही थी उन्हें पार्टिसिपेशन को लेकर, उन्हें एक्सक्लूड किया गया था बड़े बड़े सेक्शन से। उसके बाद ओबीसीज के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई, उससे वो भी मुख्य धारा से जुड़े, उनकी भी पार्टिसिपेशन भारत की ग्रोथ स्टोरी में बढ़ी है। पर क्या रियलिटी है, क्या ये जो व्यवस्था है ये परफेक्ट चल रही है या इसमें कुछ और बदलाव की जरूरत है? अगर आप एक सर्वे करवाएं, जैसे इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि भारत में जब भी सर्वे करवाया जाता है तो अमूमन लोग कहते हैं कि हाँ, रिजर्वेशन ठीक है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि नहीं, रिजर्वेशन में मेरिट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो क्या मेरिट का जो आर्ग्यूमेंट है वो जस्टिफाइड है? अब मेरिट के आर्ग्यूमेंट पे अगर आप जाएंगे तो बहुत से लेख लिखे गए हैं जहां बोला गया है जो मेरिट, जिस चीज को मेरिट का नाम दिया जाता है, असल में वो मेरिट नहीं, जो एक संपन्न वर्ग है, जो एक एडवांटेजेस वर्ग है, वो जो उनको मिला हुआ प्रिविलेज है, जो उनको पहले व्यवस्थाएं दी गई हैं, वो उसको मेरिट कहते हैं। और जिनको व्यवस्थाएं है ही नहीं तो मेरिट में आएंगे ही कैसे? मेरिट सिर्फ एक मेंटल गेम है जो खेली जा रही है, एक जिम्नास्टिक है मेंटल, जिसके तहत आप एक बड़े वर्ग को उनका जो हक है इससे दूर रखने की बात करते हैं। यहाँ जो स्कॉलर हैं अलेक्जेंडर ली, असल में अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनका आर्गुमेंट जरा देखते हैं वो क्या कहते हैं। थोड़ा सा अलग टेक है। इनका कहना है कि जो रिजर्वेशन है वो जस्टिफाइड है। अमेरिका ने भी अश्वेत लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और वो मुख्य धारा से जुड़ते चले गए। लेकिन भारत की व्यवस्था थोड़ी सी अलग है और इनका कहना है कि रिजर्वेशन सफल तो हुआ है, लेकिन रिजर्वेशन की समस्या यह है कि वो सभी को, हर कास्ट के हर व्यक्ति को एक ही लेवल से देखता है कि हर व्यक्ति पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप का है तो वो एक ही लेवल का डिसएडवांटेज उसको है। इनका कहना है ये गलत है। आपको एक मेजर्ड रिस्पॉन्स बनाना चाहिए जहां हर इंडिविजुअल को उसकी बैकवर्डनेस के हिसाब से गिना जा सके। अगर मान लीजिए किसी भी कास्ट या रिलीजन का कोई व्यक्ति न्यू दिल्ली के चाणक्यपुरी में रहता है, जो एक पॉश से भी पॉश इलाका इंडिया का कहा जा सकता है, बहुत ही कुलीन वर्ग जहां रहते हैं, या कलकत्ता के सॉल्ट लेक के आसपास रहते हैं, या फिर मुंबई में, साउथ मुंबई में रहते हैं, उस व्यक्ति को
उसी कास्ट के एक व्यक्ति से जो किसी उड़ीसा के गांव में रहता है, सेम तराजू पे तुलना गलत है। ये जिनको आरक्षण मिला है, जिनको नहीं मिला, ये सबकी बात करते हैं। इनका कहना है जिनको आरक्षण मिला भी हुआ, जिन जातियों को, जिन समूहों को, उन समूहों के लोगों को भी आपको वर्गीकृत करके नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति अपने स्तर पे कितना पिछड़ा है। अगर आप सभी वर्गों को इस तरह बांटेंगे कि वो एक समान ही पिछड़े हैं, तो उनके कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसी कम्युनिटीज आएंगी जो सामने आके कहेंगे कि हमें भी आरक्षण चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें, जाट समाज तो नॉर्मली काफ़ी प्रभुत्व माना जाता है, कभी शक्तिशाली बलशाली माना जाता है सामाजिक दृष्टिकोण से। उनकी भी डिमांड है कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। पटेल, उनकी भी डिमांड है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मराठास, उनकी भी डिमांड है कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। जो अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सामाजिक रूप से उतने पिछड़े थे भी नहीं कभी, और उनका दबदबा आज भी समाज पे है, तो उनकी भी ये डिमांड है। ये दिखाता है कि जैसे जैसे सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक सरकारी नौकरियों में, सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी कम हो रही है, तो अलग अलग वर्ग को जो अपने एक हिस्सा है जो पिछड़ा हुआ था, वो आगे आगे कह रहा है कि हमें भी इसमें जोड़िए। अब मुद्दा यह है कि वही मैं कहना चाहूँगा, कोई व्यक्ति अगर किसी भी समुदाय से आता है, वो किसी अगर अर्बन शहर में रहता है, तो उसका पिछड़ापन और किसी गरीब इलाके में रहने वाले के पिछड़ेपन में बहुत अंतर है। इसीलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जो कोटास दिए जाते हैं उनमें और सब डिवीजन करने की ज़रूरत है, ताकि विद इन अ कास्ट ग्रुप भी अलग अलग रीजन के लोगों को उतना आप मेन स्ट्रीम में आता नहीं दिखेंगे। अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो उनमें भी ट्राइबल ग्रुप्स में कुछ एक ट्राइबल वर्ग के लोगों को ही अत्याधिक आप देखेंगे सेवाओं में होते हुए, या उनको ज़्यादा फायदा मिल पाया है क्योंकि वो या तो दिल्ली के करीब हैं या उनके पास सुविधाएं बहुत मुहैया हैं। वही अगर आप तुलना करें किसी झारखंड के किसी गांव के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसको उन सुविधाओं का, उन स्कीमों का, उन रिजर्वेशंस का उस हद तक फ़ायदा कभी मिल ही नहीं पाता। तो इसलिए ऑथर यहाँ बात करते हैं कि भारत के रिजर्वेशन सिस्टम को जो सक्सेसफुल हुआ है, इसको अब रीडिज़ाइन करने की आवश्यकता है, जहाँ आप एक व्यक्ति के पिछड़ेपन को उसके अलग अलग आयामों से देखें। केवल उसको एक कास्ट का या एक जाति का व्यक्ति समझकर उसको डिफाइन ना करे कि व्यक्ति पिछड़ा है या अगड़ा है या इसकी जो समस्याएं हैं। तो उसमें होता यह है कि जो एक सोशल डिसएडवांटेज है, प्लस जो ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है, प्लस जो कल्चरल डिसएडवांटेज है, वो सब आप ऐड करते हैं और हर व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर उसका पिछड़ापन या उसका जो बैकवर्डनेस है, बैकवर्ड कहना गलत है, उसका जो डिसएडवांटेजेसनेस है, जो उनके साथ डिसएडवांटेज हुआ है, वो आप मेजर कर पाएं और बेहतर तरीके से रिजर्वेशन को आप वे कर पाएंगे, उसको नाप पाएंगे और बेहतर तरीके से इसके हिसाब से योजनाएं बना पाएंगे। वरना जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो और डिमांड करते चले जाएंगे और कास्ट की लड़ाई, कास्ट की ये रेस टुवर्ड्स द बॉटम, यानी हर वर्ग और हर जाति जो अपने आप को आज ये कहना चाह रही है कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़िए। जो पहले से कुछ मुख्य धारा में हैं उनके द्वारा भी ऐसी बातें की जा रही हैं। तो इसीलिए जब EWS की बात आई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन की बात आई, तो कई वर्ग ने उनका भी समर्थन किया। लेकिन क्या हर एक व्यक्ति जो EWS सेक्शन में आता है क्या उसका स्टेटस बराबर है? ये भी सवालिया निशान है इसके ऊपर भी। और क्या जो रिजर्वेशन है उसमें जो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर्स हैं, इसका मतलब ऐसा है कई लोग जो किसी जाति के होते भी नहीं वहाँ का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। कुछ जो उस कास्ट के क्रीमी लेयर के व्यक्ति होते हैं वो कुछ धांधली करके क्रीमी लेयर से हटकर अपने आरक्षण का लाभ उठाते हैं जो उनको नहीं मिलना चाहिए। ऐसी धांधलियाँ पूरे देश भर में देखी गई हैं जो एक प्रॉब्लम है, और इसको जब तक आप हटाएंगे नहीं अपनी व्यवस्था से, तब तक रिजर्वेशन आपका सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएगा, ऐसा ऑथर का कहना है। अब इसमें हर व्यक्ति की अलग राय होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अब हट जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी नहीं हटना चाहिए। पर मुख्य धारा में अगर आप ये देखें कि किस वर्ग के कितने व्यक्तियों को पार्टिसिपेशन मिला है, तो आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। प्लस ये बात भी है कि भारत की जो आरक्षण की व्यवस्था है वो परफेक्ट नहीं है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है, ताकि हर वर्ग, जो वर्ग है जिनको आरक्षित किया भी गया है, उनके जो हाशिए पे लोग हैं उनको भी सुविधा मिले कि वो मुख्य धारा में जुड़ पाएँ। होता यह है कि एक व्यक्ति अगर मुख्य धारा से जुड़ा है, उसके बाद वो अपने ही वर्ग, अपने ही समाज में एक ऐसी स्थिति पे पहुंच गया जहां वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है या बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी रखता है, और उन्हीं के बच्चों को केवल बार बार वो सुविधाएं मिलती रहें, तो बाकी लोगों के साथ ही डिसएडवांटेज है जो डिजर्व करते हैं लेकिन उनको मिल नहीं पा रही सुविधा, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ही सारी की सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। जैसे हम कहते हैं भारत देश में जो 1% लोग हैं वही 50% आपका रिसोर्स पर गबन करके बैठे हुए और सब कुछ उन्हीं के जेब में जा रहा है। तो इस तरह ज़रूरत है चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करने की, ज़रूरत है चीज़ों को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने की। जैसे हम देख रहे हैं न्यूज़ में आती है अलग अलग ग्रुप्स आरक्षण की मांग करते हैं। 50% सीलिंग की पहले बात की गई थी, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब वो भी टूट चुका है EWS के मामले में। तमिलनाडु में तो 75% तक आरक्षण है। अब सवाल ये कि आप आरक्षण को किस लेवल तक लेके जा सकते हैं।
आपको आवश्यक ये भी है कि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो कोई भी आरक्षण सही से एप्लीकेबल नहीं हो पाए। और ऐसे जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, पर उनमें क्या चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपको इसकी जानकारी है या नहीं है। अगर आप बात करें किसी भी क्लास की, तो क्लास का रूल क्या होता है, जब आप इतनी लंबी पीरियड तक तैयारी करेंगे तो अक्सर आदमी रास्ते में भटक जाता है। भटक इस तरह से जाता है, उन्हें लगता है कि 2 महीने बाद पढ़ लेंगे, 2 हफ्ते बाद पढ़ लेंगे, चीज़ें तो वैसे ही चल रही हैं। पर समस्या ये है कि आपका वो एक एक वक्त बहुत मूल्यवान होता है। सिलेबस कैसे कवर करना है, प्रीलिम्स मेन में क्या चीज़ें आ रही है ये पता नहीं होता, किस तरह से इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है अपनी आंसर राइटिंग से वो पता नहीं होता, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं होते। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके आंसर्स क्लियर नहीं होंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे चीज़ों को। इन सभी चीज़ों के लिए आपको अच्छी क्लासेस की ज़रूरत होती है, जो प्रोवाइड करता है आपको PW ओनली IAS। लेकिन आमतौर पर जो क्लासेस होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, स्टूडेंट्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, और जो सुदूर एरिया से आते हैं उनके पास तो कोई सुविधाएं ही नहीं होती। तो PW ओनली IAS ने अपना फाउंडेशन कोर्स 2025 का लॉन्च कर दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। केवल 10,999 रुपये में ये अभी आपके लिए उपलब्ध है। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, और ये आपको प्रिपेयर करेगा अपने एग्जामिनेशन के लिए, जहां आपको बेहतरीन टीचर्स की क्लासेस दी जाएंगी, जिनमें आप अटेंड करके लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और चाहे तो जब मर्जी हो तब रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। आपको एक संपूर्ण कलेक्शन मिलेगा क्लासेस का, हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, बेहतर तरीके से आपको तैयार किया जाएगा। तो अगर आप गंभीर रूप से इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है PW ओनली IAS का कोर्स ज्वाइन करना और अपने आप को तैयार करना इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस कोर्स की डिटेल आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी केवल आपको 10,999 रुपये में एक हाई क्वालिटी क्लासेस का एक्सेस मिल रहा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। प्लस आपको ऑप्शन मिल रहा है कि अपने आप को आप प्रिपेयर कर सकें, स्ट्रीमलाइन कर सकें। तो डू ज्वाइन दिस कोर्स अगर आप इस अटेम्प्ट को लेकर सीरियस है, क्योंकि टाइम तुरंत बीत जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तो होगा इस कोर्स की बात। बाकी करते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी की बात। पॉलिसी को लेकर समस्या ये भी आती है कि क्या जो पॉलिसी इंडिया में है उसका इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल तक हो पाएगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन सही में फेयरली उसको इम्प्लीमेंट कर भी पाता है या नहीं। जब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती, हम इसमें रीडिज़ाइन की बातें कर सकते हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। रीडिज़ाइन कहना आसान है, पर करने के लिए जो अभी व्यवस्था चल रही है पहले उसको तो ठीक से आप अप्लाई करो। तो ये समस्याएं इस आर्टिकल में डिस्कस की गई, मैंने सिर्फ आपके सामने इसको रखा। और आप बताइए आपको क्या लगता है कि भारत में रिजर्वेशन व्यवस्था में क्या बदलाव की आवश्यकता है, क्या इनका सुझाव सही है। जहाँ इन्होंने एग्जाम्पल लिया है अश्वेत वर्ग जो अमेरिका में जिनको रिजर्वेशन दिया जाता है, उससे कंपेयर करके इन्होंने अपना असेसमेंट प्रेजेंट किया है। तो ये था आज का आर्टिकल। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।